गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे तीन ओर से जो फैला साम्राज्य, चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा था। उसमें चर्चा करेंगे बच्चों हम तीसरी शताब्दी का संकट। तो इसमें क्या है बच्चों, प्रथम और द्वितीय शताब्दी रोमन साम्राज्य के लिए शांति और आर्थिक विस्तार लेकर आई, लेकिन तीसरी शताब्दी में बच्चों आते आते अनेक तनाव उभरकर सामने आए। तो 225 ईसा पूर्व में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभरकर सामने आया और वह था बच्चों ससानी वंश। तो इसने मात्र 15 वर्षों में फरात की दिशा में तेजी से विस्तार कर लिया। 3 भाषाओं में खुदे शिलालेखों से ईरान के शासक जो थे बच्चों शाहपुर प्रथम ने कहा कि उसने 60,000 रोमन सेना को नष्ट कर दिया है, ऐसा उनका मानना था। ऐसा उन्होंने अपने शिलालेख में स्पष्ट किया है कि उसने जो है 60,000 जो है सेना को समाप्त कर दिया है, किसकी, रोमन सेना को। और जो शासक था वो ईरान का था। तो ईरान के शासक ने यह घोषणा कर दी कि उसने लगभग 60,000 रोमन सेना को तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कई जर्मन मूल की जनजातियों तथा राज्य समुदाय जिनमें अमनाई, फ्रैंक और गोथ शामिल थे, राइन और डैन्यूब नदी की सीमा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो 230 ईसा पूर्व से 280 ईस्वी तक उन प्रांतों को बार बार आक्रमण झेलने पड़े जो काला सागर से लेकर आल्प्स एवं दक्षिण जर्मनी तक बच्चों फैले हुए थे। तो अंततः रोमवासियों को डैन्यूब से आगे का क्षेत्र जो है बच्चों को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, लाचार होना पड़ा। और 47 वर्षों में, इस काल में जो 47 वर्षों का समय था, उसमें लगभग 25 राजाओं ने शासन किया। चर्चा करेंगे बच्चों इसी क्रम में हम लिंग और साक्षरता और संस्कृति उस काल की कैसी थी। तो रोम में एकल परिवार का आमतौर पर चलन था। तो एकल परिवार आप जानते हैं जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, हम उसको एकल परिवार कहते हैं। तो वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे, एवं वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे, अर्थात पिता का जो बड़ा पुत्र होता था वह अलग रहता था। वहीं दासों को परिवार में शामिल किया जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की ही अवधारणा थी। तो उसमें जो बड़ा भाई होता था उसको तो परिवार में पिता के साथ वो कम रहते थे, लेकिन जो उनके दास होते थे वो परिवार के साथ रह सकते थे, उनको शामिल किया जाता था, अर्थात उनको भी परिवार का हिस्सा बच्चों माना जाता था। क्योंकि रोम वासियों ने के लिए परिवार की अवधारणा थी प्रथम सती जो ईसा पूर्व है, पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, अर्थात पत्नी की जो संपत्ति होती थी वह अपने पति को नहीं देती थी, परंतु अपने पैतृक परिवार में वह पूरे अधिकार बनाए रखती थी, लेकिन फिर भी उसका पूरे परिवार पर अपना अधिकार होता था। तो महिला को दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान पति को मिल जाता था। जो महिला को दहेज के रूप में सामान मिलता था बच्चों, वो किसका माना जाता था, वो पति का माना जाता था। किंतु महिला अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। तो दूसरी व्यवस्था ये थी कि जो महिला होती थी बच्चों, यदि उनके पिता की मृत्यु हो जाए तो उस संपत्ति पर बेटे का नहीं बल्कि उसकी पुत्री का, अर्थात उस महिला का अधिकार होता था। तलाक देना सरल था, इसके लिए पति या पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देनी ही होती थी। केवल जो संबंध विच्छेद पति पत्नी का होता था एक साधारण प्रक्रिया से हो सकता था। इसके अलावा क्या था कि लड़कों का परिपक्व अवस्था में 28 से 29 तथा 30 से 32 वर्ष की आयु में, तथा लड़कियों को 16 से 18 वर्ष की आयु में तथा 22 से 23 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता था। तो सामान्यतः विवाह करने की आयु बच्चों लड़कों में 28 से 32 वर्ष मान लें और लड़कियों में 16 से 23 वर्ष तक सामान्यतः विवाह कर दिए जाते थे। तो विवाह प्राय बच्चों
परिवारों द्वारा करवाए जाते थे। प्राय पति ही अपनी पत्नी पर हावी रहते थे, अर्थात जो पुरुष प्रधान था वर्ग वो महिलाओं पर अधिक हावी होता था। अब पति क्या करता था, उन महिलाओं को पीट भी सकता था। पिता की बच्चों पर भी अत्यधिक कानूनी नियंत्रण था, तो बच्चों पर भी पिता का और अपनी पत्नी पर भी उस पति का नियंत्रण होता था। इसके अलावा अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार भी था। अवैध संतान को वो मार भी सकते थे। इसके अलावा कभी कभी शिशुओं को मारने उन्हें ठंड में छोड़ दिया जाता था। पिता अपनी संतान को बंधक भी रख सकता था, अर्थात बंधक बनाकर भी वह अपने पुत्रों को रख सकता था। संपूर्ण रोमन साम्राज्य साक्षरता की दर एक समान नहीं थी, इसमें भिन्नता दिखाई देती है। कैसे? पोम्पई नगर जो विसुवियस ज्वालामुखी के फटने से 79 ईस्वी में बच्चों नष्ट हो गया था और जिससे इतिहास प्लिनी की मृत्यु हुई में व्यापक साक्षरता प्रचलित थी, अर्थात लोग पढ़े लिखे भी उस समय मिले हैं, लेकिन साक्षरता का दर एक समान नहीं था, धनी और निर्धन में अलग अलग था। रोमन सांस्कृतिक जीवन की विशिष्टता इसकी सांस्कृतिक विविधता थी। संपूर्ण रोमन साम्राज्य की में जो बच्चों धार्मिक, भाषाई, वेशभूषा, खान पान, सामाजिक संगठनात्मक विविधता कायम थी, अर्थात आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों उसमें उनके जो है खान पान में, उनकी वेशभूषा में, उनके रहन सहन में अंतर पाया जाता था। यहाँ तक कि बस्तियों के अनेक रूप थे। निकटवर्ती पूर्व की भाषा अरामाइक थी, जबकि मिस्र में कास्टिक भाषा बोली जाती थी। उत्तरी अमेरिका में प्यूनिक तथा बर्बर एवं स्पेन के उत्तरी में जो है केल्टिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनमें से अनेक भाषाएं मौखिक रही हैं तथा उनकी लिपि का विकास नहीं हुआ है। जैसे आर्मियन लिपि 5वीं शताब्दी में प्रचलन में आई, जबकि 30वीं शताब्दी में बाइबल का कास्टिक भाषा में अनुवाद किया गया था। उनके स्थानों पर मौखिक भाषा लातिनी ने लिखित रूप ग्रहण कर लिया था, अर्थात जो बोली थी उसको लातिनी भाषा को अब लिखा भी जाने लगा था। तो इसके अलावा अन्य कई भाषाओं का भी बच्चों वहाँ पर विकास हुआ था। चर्चा करेंगे अब आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। आरंभ में रोम की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं पशुपालन था, अर्थात कृषि पर आधारित थी। रोमन जो साम्राज्य था बच्चों, उसमें जो विशेष रूप से कृषि की जाती थी, जो फसलें उगाई जाती थी बच्चों, उसमें मुख्यतः गेहूं था, जौ, जैतून, सब्जियां, फल फूल आदि की खेती करते रहे होंगे। ऐसे वहाँ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बच्चों बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि भी काफ़ी अधिक संख्या में थी। इसके अलावा भेड़, गाय, घोड़े, गधे, पालतू जो मवेशी थे उनमें से प्रमुख थे, जिसमें भेड़, गाय और गधे आदि को पालतू मवेशी के रूप में जो है साक्ष्य मिले हैं, अर्थात ये जो है इनको घरों में पाला जाता था। पशुओं के लिए बड़े बड़े चरगाह बनाए गए थे। चरगाह क्या होता है? जहाँ पर पशु चरते हैं। सैनिक गतिविधियों में वृद्धि एवं समाज के विकास के कारण कृषि कार्य में गिरावट आई थी। राज्य की सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नागरिक खेती को छोड़कर सेना में भर्ती होने लगे थे। तो जो लोग खेती में कार्य कर रहे थे बच्चों, वो सेना में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे जो खेती की स्थिति थी वह धीरे धीरे निम्न होती चली गई। इसमें क्या था कि स्वतंत्र किसानों की संख्या में कमी आई, जिसका कृषि पर कुप्रभाव पड़ा। खेती का काम अब मुख्य रूप से गुलाम ही करने लगे, क्योंकि उन युवाओं ने सेना में भर्ती हो गए थे, जिसके कारण केवल और केवल गुलामों का कार्य हो गया था कि वे खेती करें। इसके अलावा छोटे किसानों ने अपनी ज़मीन बेचकर
शहरों में विभिन्न प्रकार के काम कर लिए थे, व्यवसाय कर लिया था। जमींदार भी शहरों में रहते थे एवं गाँवों के गुलामों के ऊपर कृषि कार्य को छोड़ दिया था। तो जमींदार जो होते थे अपने गुलामों से खेती का कार्य बच्चों कराने लगे थे। तो खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, कृषि पर। साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ कुछ भागों में उन्नत कृषि कार्य होने लगे। इससे साम्राज्य के क्षेत्र विशेष अपनी उत्पादकता के लिए विख्यात हो गए। यद्यपि रोम के अनेक बड़े बड़े हिस्से उन्नत स्थिति में नहीं थे, अतः साम्राज्य के अंतर्गत असमानता दिखाई देने लगी थी। अब इसमें क्या था, नमीडिया जिसको हम नामीडिया जो है उसको आधुनिक अल्जीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर क्या होता था बच्चों, देहातों में ऋतु प्रवास बड़े स्तर पर होता था। इस दौरान चरवाहे और अर्ध यायावर अपने साथ मेपालिया लेकर घूमते फिरते थे। यायावर कहलाते हैं बच्चों जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, घूमते फिरते हैं, जगह बदलते रहते हैं। घुमंतु प्रकार की एक जाति। लेकिन उत्तरी अफ्रीका में जब रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो चरगाहों की संख्या बच्चों घट गई। इस प्रकार चरगाहों की गतिविधियां नियंत्रित हो गई। स्पेन के उत्तरी भाग में केल्टिक भाषाई किसान अपने कैस्टेला में निवास करते थे। यह क्षेत्र भी कम विकसित था। दूसरी ओर साम्राज्य के अपने भाग अति उत्पादकता एवं भूमि की उर्वरता के लिए प्रसिद्ध थे। इन क्षेत्रों में प्रमुखतः इटली में कैंपिनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैलिली, बाजेकियम, दक्षिणी गौल और बाइटिका आदि। इतिहासकारों का मानना है कि ये सभी प्रदेश साम्राज्य के धनी आबादी वाले और सबसे घने भागों में से एक थे। इन स्थानों में गहन खेती होती थी। सिसिली और बाइजेकियम में गेहूं की भारी पैदावार होती थी जिसे रोम को बच्चों भेजा जाता था। इस प्रकार कैंपिनिया में अंगूर के बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता था और उससे क्या होता था बच्चों, अंगूर से शराब बनाई जाती थी जो रोम को भेजी जाती थी। स्पेन के दक्षिणी भाग में जो जैतून की फसल होती थी, इनका तेल भी रोम को बच्चों भेजा जाता था। जैतून के तेल को रोम भेजा जाता था। इसके अलावा गैलीली में भी बड़े स्तर पर खेती की जाती थी। अतः साम्राज्य के विभिन्न भागों में कृषि उत्पादन से रोम के अनाज एवं खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी थी। तो तीसरी शताब्दी के आरंभिक चरण में चर्चिल नामक स्थान से जो एक चित्र मिला है अल्जीरिया का, उसमें बच्चों बीज बोने, हल चलाने, अंगूर के बागों की खेती करने के चित्र अंकित किए गए हैं। इसके अलावा रोम में लोहा, तांबा, टिन जैसी खनिज पदार्थ भी उपलब्ध थे, जिनके आधार पर ज्ञात होता है कि धातु उद्योग का भी विकास हुआ होगा। यहाँ से बच्चों अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग प्रगति पर था, अर्थात सेना को और शस्त्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे भी विकसित किए गए। इसके अलावा सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, शीशे के सामान भी बनाए जाते थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में बच्चों धातु के सिक्के भी ढाले जाते थे। तो इस प्रकार जो है उद्योग भी चरम उत्कर्ष पर था। इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योगी, जैतून का तेल, अंगूरी शराब का उत्पादन भी बच्चों उद्योगों के माध्यम से बड़े उत्पादन स्तर पर होता था। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम या कारखाना भी अपने चरमोत्कर्ष पर था, अर्थात ऊंचाइयों पर था। मिट्टी के बर्तन बनाने में रोम वालों ने महारत हासिल की थी। तरल पदार्थ को रखने एवं उन्हें एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बच्चों एम्फोरा बनाए जाते थे। तो एम्फोरा क्या था, इसमें बच्चों तरल पदार्थ अर्थात तेलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो पात्र प्रयोग किया जाता था बच्चों, उसको एम्फोरा कहा जाता था।
तो इस प्रकार बच्चों अन्य पात्र भी थे जिनको प्रयोग में लाया जाता था। इसके अलावा ड्रेसल नाम करण पुरातत्व हेनिक ड्रेसल के नाम पर रखा गया। ये क्या है बच्चों, ये कंटेनरों का जो उपयोग होता था, कंटेनरों का, वो जैतून का तेल रखने के लिए किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न अवशेष भूमध्य सागर के क्षेत्रों से भी मिले हैं। तो रोमन साम्राज्य में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई थी। तो भूमध्य सागर के इर्द गिर्द क्षेत्र में बच्चों जल शक्ति का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता था। जल शक्ति से जो बच्चों है मिलें चलाई जाती थी। स्पेन को सोना चांदी की खानों को खुदाई से भी जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था। पहली और दूसरी शताब्दी की बात करें तो बड़े पैमाने पर इन स्थानों से खनिज निकाले जाते थे। रोमन इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी लाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण करवाया था, जिससे व्यापार और वाणिज्य का बच्चों विकास हुआ। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जल भेजने हेतु जल सेतुओं का निर्माण किया गया। साम्राज्य के विभिन्न भागों में शहरों का उदय विकास हुआ जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। सड़कों का विकास व्यापारिक तथा सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया। जहाज रानी का विकास समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई। रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर द्वारा दूर दूर तक के जो देश होते थे उनके लिए बच्चों व्यापार किया जाता था। रोम का व्यापार एशिया, अफ्रीका, चीन तथा यूरोप के विभिन्न देशों के साथ होता था, जिसके कारण मुद्रा जो है वो प्रचलन में आई और मुद्रा के प्रचलन से बच्चों व्यापार में सुविधा भी हुई। तो ईसा की शताब्दी के आरंभिक चरण में कुषाण काल की बात करें तो उस समय भारत और रोमन जगत का व्यापार बड़े स्तर पर होता था। अर्थात रोम और भारत का जो व्यापारिक स्तर था वो विश्व में ऊंचे स्तर का था। चीन से रेशम मार्ग जो मध्य एशिया से होकर गुजरता था के द्वारा व्यापार किया जाता था। चीन से रेशम का आयात किया जाता था, अर्थात रेशम को मंगाया जाता था। दक्षिण तथा पश्चिमी भारत के बंदरगाहों में समुद्री मार्ग द्वारा भी बच्चों व्यापार किया जाता रहा होगा। इसके अलावा पांडिचेरी, तक्षशिला, एम्फोरा, एरेटाइन, मृत भांड तथा रोमन सिक्के भी उस समय प्राप्त हुए हैं खुदाई से मिले अवशेषों से। इसके अलावा हमें ज्ञात होता है कि भारतीय वस्तुओं जिसमें महीन मलमल, हाथी के दांत, चंदन, मसाला, काली मिर्च, मोती, बहुमूल्य रत्न आदि जो है इनको रोम में भेजा जाता था। इनकी मांग जो है कुलीन वर्ग के लोग बच्चों करते थे। महीन मलमल के वस्त्र रोम में जब स्त्रियां पहनकर निकलती थी तो नैतिक संकट पैदा हो जाता था। लोहे के सामान, छुरी, कांटे का भी रोम आयात करता था। इसके बदले में भारत रोम से शराब, कांच, बर्तन, मिट्टी, इस्पात सामान, सोने के सिक्के, इसके अलावा सुगंधित पदार्थ, लाल मूंगा, शराब, गुलाब, नाचने गाने वाली लड़कियां भी मंगाई जाती थी। तो इसका एक दूसरे से इन वस्तुओं का आदान और प्रदान यानी कि आयात और निर्यात होता था। तो वस्तुओं के बदले अधिक मात्रा में सोना भारत आया। इस व्यापार से रोम की आर्थिक स्थिति को जो है हानि हुई। इस पर जो कई लेखक हैं उन्होंने प्रकाश भी डाला है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम ने अपना साम्राज्य का जो स्वर्ण था, जो उसका भंडार था, उसको भारत को लुटा दिया। तो व्यापार के कारण भारत को प्रति वर्ष बच्चों 55 लाख सेस्टर से कम का धन नहीं ले जाता था। इसके अलावा भारतीय सामानों से रोमन पाकशास्त्र तथा औषधि विज्ञान भी प्रभावित हुआ। विलासिता को बढ़ावा मिला। कुषाण एवं सातवाहन शक्तियों के पतन के बाद हिंद रोमन
व्यापार में गिरावट आ गई। तो हिंद रोमन व्यापार के अलावा स्पेन के साथ जैतून के तेल का व्यापार बड़ा स्तर पर होता था। दूसरी शताब्दी में जैतून का तेल बनाने में स्पेन सर्वाधिक आगे रहा, यानी कि सबसे आगे रहा, जिससे जैतून तेल व्यापार की व्यापकता का पता लगता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि स्पेनी जैतून तेल उत्पादकों के इतावली जैतून तेल का व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। तीसरी और चौथी शताब्दी की बात करें तो अफ्रीका उत्पादकों ने जैतून के तेल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। पाँचवीं और छठी की शताब्दी की बात करें तो दक्षिण एशिया, माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन अंगूरी शराब तथा जैतून के तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए। इस प्रकार विदेशी व्यापार होता था बच्चों, उससे साम्राज्य में जो है आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिला। इस प्रकार बच्चों एक संगठित जो व्यापारी वर्ग था उसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बहुत अधिक सहायता मिली, जिसके कारण बच्चों बैंकिंग तथा जो सूद प्रथा थी वह भी विकसित हुई, अर्थात ब्याज पर पैसा देना, यह भी लोगों ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसके बाद बच्चों हम नई वीडियो में चर्चा करेंगे श्रमिकों पर नियंत्रण। धन्यवाद।